नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलो आज शुरू करते हैं फिजिक्स के यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। देखो, इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डरना नहीं है। हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हाँ, एग्जाम के मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले एक क्यूरियोसिटी वाले सवाल से शुरू करेंगे, फिर फैराडे और हेनरी के फेमस एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इस सब के पीछे जो असली हीरो है ना, यानी चेंजिंग फ्लक्स, उससे मिलेंगे। फिर कॉमन एग्जाम मिस्टेक से कैसे बचना है वो सीखेंगे और लास्ट में सब कुछ क्विकली समराइज करके कनेक्शंस भी देखेंगे। रेडी? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास कोई बैटरी ना हो, कोई सेल ना हो और फिर भी हम सिर्फ एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके करंट बना लें? इसी सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर की जान है। चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सोचो जरा, दो कॉइल्स हैं C1 और C2, एक दूसरे के पास आराम से रखी हैं, बिल्कुल स्टेशनरी, मतलब कोई हिलडुल नहीं रहा। तो क्या इस सिचुएशन में C1 के अंदर करंट पैदा किया जा सकता है? शायद सबका जवाब होगा नहीं। कैसे होगा? पर आगे देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। और इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व किया दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने। उनके एक्सपेरिमेंट्स ही इस पजल के सारे पीसेस को जोड़ते हैं। तो चलिए उनके डिटेक्टिव वर्क को देखते हैं। ये है उनका पहला और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट। देखो सेटअप कितना सिंपल है। एक कॉइल है जिसे हम C1 कहेंगे और वो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का काम सिंपल है, करंट को डिटेक्ट करना। और पास में है एक सिंपल सा बार मैग्नेट, बस। अब देखिए क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाया गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब करंट है। फिर जैसे ही मैग्नेट को रोक दिया, डिफ्लेक्शन 0, करंट गायब। और जब मैग्नेट को दूर ले गए तो फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। और हाँ, जितनी तेजी से मैग्नेट को मूव किया उतना ही बड़ा डिफ्लेक्शन मिला। तो इससे एक बात तो साफ लग रही है, करंट तभी पैदा होता है जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो। ओके, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने सोचा चलो थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। उन्होंने बार मैग्नेट को हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरी कॉइल C2 को ले आए। इस C2 कॉइल में एक बैटरी से स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब C2 अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और रिजल्ट बिल्कुल पहले जैसा, एग्जैक्टली सेम। जब C2 को C1 के पास या दूर मूव किया तभी C1 में करंट इंड्यूस हुआ। जब दोनों स्टेशनरी थे, कोई करंट नहीं। तो यहां से भी यही लग रहा है कि रिलेटिव मोशन ही सब कुछ है। लेकिन क्या सच में? पिक्चर अभी बाकी है। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ये गेम चेंजर है। यहां देखो, दोनों कॉइल C1 और C2 अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी, कोई मोशन नहीं। पर इस बार C2 में एक बैटरी के साथ एक टैपिंग की, यानी एक स्विच लगा हुआ है। यही है असली। तो हुआ ये कि जैसे ही की को प्रेस करके C2 में करंट ऑन किया, C1 के गैल्वेनोमीटर में एक पल के लिए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ। फिर जब की को दबाए रखा और करंट स्टेडी हो गया, डिफ्लेक्शन वापस 0। और जैसे ही की को रिलीज करके सर्किट ऑफ किया, फिर से एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, पर इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब करंट पैदा करने के लिए मोशन जरूरी नहीं है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से आखिरकार क्या साबित हुआ कि असली हीरो, असली वजह मोशन नहीं है। असली वजह है बदलाव। द रियल हीरो इज चेंज, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में होने वाला चेंज। इसको समझने के लिए ना एक परफेक्ट एनालॉजी है। ट्रैफिक सिग्नल को इमेजिन करो। जब सिग्नल बदलता है, यानी रेड से ग्रीन होता है, तभी गाड़ियां यानी हमारा ट्रैफिक आगे बढ़ता है। अगर सिग्नल कांस्टेंट ग्रीन या कांस्टेंट रेड रहे तो सब कुछ रुका रहता है। बिल्कुल वैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तभी चार्ज यानी करंट चलता है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इस बदलाव को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका सिंबल है phi-b। बेसिकली ये मेजर करता है कि किसी गिवन एरिया A से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B क्रॉस कर रही हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, phi-b is equal to b a cos थीटा। यहाँ थीटा B और A के बीच का एंगल।
और इस पूरे अमेजिंग फिनोमेना का जो ऑफिशियल नाम है, जो हमें एग्जाम्स में लिखना है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic fields। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है 0.5 टेस्ला और एरिया A है 0.02 मीटर स्क्वायर और फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? सिंपल B टाइम्स A, यानी 0.5 इंटू 0.02, जो हुआ 0.01 वेबर। लेकिन याद रखो, ये तो उस इंस्टेंट का फ्लक्स है। करंट तभी आएगा जब ये 0.01 की वैल्यू बदले। चलो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जहां अक्सर मार्क्स कट जाते हैं। मैं इन्हें साइलेंट किलर्स कहता हूं। ये ऐसी गलतियां हैं जो पता भी नहीं चलती और आपके मार्क्स ले जाती हैं। सबसे कॉमन गलतफहमी, बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दो और करंट बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। द करेक्ट आइडिया इज कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव यानी चेंज होना जरूरी है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इंड्यूस करंट 0 होगा। तो इस एक लाइन को बिल्कुल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, एक मंत्र की तरह। नो चेंज इन फ्लक्स, नो करंट इन द सर्किट। अगर बदलाव नहीं तो करंट नहीं, सिंपल एज दैट। ओके, तो अब तक जो भी हमने सीखा उसको जल्दी से कनेक्ट करते हैं और समराइज करते हैं, ताकि सारी पिक्चर एक साथ क्लियर हो जाए। देखो, फिजिक्स एक स्टोरी की तरह है। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये चैप्टर उस स्टोरी को कंप्लीट करता है। यहाँ हमने सीखा कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट बनाता है, और यही प्रिंसिपल आगे जाकर जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अनलॉक करेगा। तो फाइनल समरी एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स। पॉइंट 1, करंट सिर्फ तब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। पॉइंट 2, फ्लक्स को बदलने के 3 तरीके हैं, या तो B बदलो, या A बदलो, या फिर एंगल थीटा बदलो। पॉइंट 3, फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि रिलेटिव मोशन हो या पास वाली कॉइल में करंट चेंज हो, दोनों ही फ्लक्स को बदलते हैं। और आखिर में यही सिंपल सा प्रिंसिपल हमारे बड़े बड़े पावर स्टेशंस में लगे जनरेटर्स का बेस है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, जरा सोचिए इसके बारे में। अगर एक छोटा सा हिलता हुआ मैग्नेट एक तार के टुकड़े में करंट पैदा कर सकता है, तो इस एक सिंपल सी डिस्कवरी के बेसिस पर पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने की आखिर हद क्या हो सकती है? अमेजिंग है ना? सोचिएगा जरूर।